हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड PDF मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों का आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको क्लास 10th का विज्ञान के क्रैश कोर्स में 50 प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन में का पार्ट 2 करवाने वाले हैं। हमने जैसा कि साइंस के क्रैश कोर्स में आपको 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे भी आप साइंस के एग्जाम से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण वीडियो सभी के सभी वीडियोस को आप साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और साइंस क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम आपको इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में टोटल 50 क्वेश्चन करवाएंगे, एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे। यह पार्ट 2 है, इसके आगे यह पार्ट 5 तक चलेगा। और अगर आप इसके पार्ट 5 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 20 तक के वीडियो को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाइएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण एकदम लघुतरीय क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बैंक से भी लिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए देर ना करते हुए इस पार्ट 2 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थात 11वां क्वेश्चन है। अगर आपने 1 से 10 तक के क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 में वीडियो को जाकर जरूर उन 10 क्वेश्चन को भी देख लें। तो हमारे इसमें 11 क्वेश्चन है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। जो रेलवे का सिग्नल होता है, उन रेलवे के सिग्नल का जो प्रकाश होता है वह लाल रंग का ही क्यों होता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत संभावना है इस क्वेश्चन की। तो जो रेलवे का सिग्नल होता है प्रकाश लाल रंग का ही होता है, तो इसके उत्तर को सिर्फ आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। तो उत्तर है कि रेलवे की सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लाल रंग का प्रकीर्णन वह सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखलाई पड़ जाती है, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि ट्रेन आने वाली है और खतरे से हम लोग बच जाते हैं। तो सिर्फ आपको इसमें पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है कि रेलवे की सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है, हमने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और उसका जो प्रकीर्णन होता है वह बहुत ही कम हो पाता है, जिस कारण लाल रंग बहुत दूर तक हम लोगों के नेत्र तक पहुंच पाती है और अधिक दूरी से भी हम लोगों तक साफ साफ दिखलाई पड़ती है। यही कारण है कि रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखलाई पड़ती है। ये आंसर आपको बड़ा देखने में लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक माइंड में आपको सिर्फ एक बात सोचनी है, बस उस एक बात को सोच कर आप इसका पूरा आंसर लिख दीजिएगा। क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बस यही रीजन है, इसीलिए रेलवे की सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए निकट बिंदु हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं साधारण भाषा में कि दीर्घ दृष्टि दोष होता क्या है। हमारा जब स्वस्थ मानव नेत्र रहता है, जब उसको निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, मतलब कि जो पास में रखी वस्तु होती है वह नहीं दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देती है, तो समझ लीजिए कि उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जो सा दृष्टि दोष होता है वही सही दिखता है। जैसे कि किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी और निकट की वस्तुएं अच्छी रूप से अस्पष्ट दिखाई देंगी, और जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो यही कारण है कि दूर दृष्टि दोष का आपका क्या अभिप्राय है। तो इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वह दृष्टिपटल के पीछे बनता है, इसलिए दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। इसमें एक क्वेश्चन और कर दिया गया है कि इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि इस दोष का निवारण इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। यह प्रतिबिंब की जो दृष्टिपटल पर बनाने में मदद करता है। जो प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टिपटल के पीछे बनने लगता है जब दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो यह जो उत्तल लेंस होता है, यह उत्तल लेंस प्रतिबिंब को दृष्टिपटल पर बनाने में मदद करता है, जिस कारण हम लोगों को निकट की वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इन क्वेश्चन को सिर्फ आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहकर सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन को सिर्फ समझे हुए ही रहिएगा तो आप 100% एग्जाम में कुछ ना कुछ तो जरूर लिख के आइएगा। और हम ये दावा करते हैं
कि आपका 30 लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएगा साइंस में और मेरे द्वारा 50 क्वेश्चन करवाया जा रहा है। इसमें से 17 से 18 क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाया गया क्वेश्चन ही रहेगा। इसलिए आप इसके पीडीएफ के 50 क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष क्या क्या पढ़ा, इस देश का निर्माण कैसे किया जा सकता है, आप समझ गए कि दूरदृष्टि दोष। तो इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है और दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। और इस दोष का निवारण कैसे होता है, तो इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है, आपने देखा होगा आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उस इलेक्ट्रिक सर्किट में, होम सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो उसको उपयोग करने का क्या रीज़न है, क्यों किया जाता है, तो घर में लगे साधित्रों की सुरक्षा के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। यह उच्च धारा के कारण तार गलकर परिपथ को भंग कर देता है। और साधित्रों का मतलब होता है जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, मतलब कि रेडियो, टीवी, बल्ब आदि को जलने से बचाता है। तो आप फ्यूज तार का इसलिए उपयोग होता है घरों में कि जब ओवरलोडिंग हो जाता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो जो शॉर्ट सर्किट जो फ्यूज का तार होता है वह गल कर परिपथ को भंग कर देता है, सर्किट को रोक देता है, जिस कारण जो हमारा रेडियो होता है, टीवी होता है, बल्ब, ऐसे बहुत सारे हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज चलती हैं जो कि जलने से बच जाती है। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, आप अच्छे से समझ लीजिए कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो घर में लगे साधित्रों, मतलब घर में जो यंत्र होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, उन्हीं की सुरक्षा के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। यह उच्च विद्युत धारा के कारण तार गलकर परिपथ को भंग कर देता है और साधित्रों जैसे कि रेडियो, बल्ब, टीवी आदि को जलने से बचाता है। तो हम क्वेश्चन को 2 से 3 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि वह क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं होता, बस ये देखने में लग रहा है 3 लाइन का बहुत लॉन्ग है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपके लिए यह एक कहानी जैसा हो जाएगा। क्योंकि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का इसलिए उपयोग होता है क्योंकि हम लोगों के घर में जो यंत्र होता है, वे यंत्र ना जले, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बचे रह जाएं, फ्यूज तार ही गलकर विद्युत परिपथ को भंग कर दे, इसीलिए विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चालक, अचालक, अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। मतलब कि चालक मतलब होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से हम क्या, आप क्या समझते हैं, इसके सोदाहरण व्याख्या के साथ बताएं, मतलब सभी का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो इसमें से आपका क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में कि चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं। तो आप सभी पॉइंट को समझिए, अगर कोई एक पॉइंट भी एग्जाम में आ गया तो आप 100% उसका सही आंसर लिख के आइएगा। तो सबसे पहले आपको उत्तर लिखने से पहले हमने आपको बताया था कि यह लिख देना है आपका वो कि चालक, अर्धचालक, अर्धचालक, अतिचालक से हम ये समझते हैं इसका अंतर निम्नलिखित है। तो सबसे पहले आपको चालक हेडिंग में देना है। उसके बाद जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहा जाता है। चालक उसे कहा जाता है जिन धातु के तार से जो विद्युत धारा होती है वह प्रवाहित होती है, उन्हें चालक तार कहा जाता है। जैसे लोहा, तांबा आदि के तार विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग में अचालक लिखना है। जिन पदार्थों अर्थात धातुओं के तार से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहा जाता है। जैसे एवोनाइट के छड़ तथा ऊन और सूती धागे के विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ये विद्युत के अचालक कहे जाते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको देना अर्धचालक, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता, ये ओम पढ़ा जाता है इसको, जिनकी चालकता ओम नहीं, इसको एब्सोल्यूट पढ़ा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता एब्सोल्यूट चालक पदार्थ की चालकता से कम और कुचालक पदार्थ की चालकता से अधिक हो उसे अर्धचालक कहा जाता है। अगर हम आपको सामान्य भाषा में बताएं तो अर्धचालक उसे कहा जाता है जिसकी चालकता चालक पदार्थ से कम और अचालक पदार्थ से अधिक हो, उसे मतलब दोनों के बीच में हो, चालक और अचालक दोनों के बीच में हो, उसे अर्धचालक कहा जाता है। जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी के सभी अर्धचालक के उदाहरण है। आपका 4th पॉइंट है, हेडिंग देखिए आपको लिखना है अतिचालक। अतिचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के अर्थात बिना ऊर्जा क्षय के कारण ही बहती रहती है। ऐसे पदार्थ से धारा प्रवाह में विद्युत धारा का जो नाश है वह बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अतिचालक क्या होता है, चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है और अचालक क्या होता है। इन चारों पॉइंट को आपको अच्छे से समझ लें। इन चारों पॉइंट में से एक पॉइंट एग्जाम में 100% है कि पूछा ही जाएगा, और चारों पॉइंट करके ये 5 नंबर का क्वेश्चन यह भी पूछ दिया जा सकता है कि चारों पॉइंट का सोदाहरण व्याख्या करें। हम आपके लिए स्पीडली एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। चालक, जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहा जाता है। जैसे कि लोहा, तांबा आदि के तार विद्युत कैसे चालक, अचालक। जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहा जाता है। जैसे एवोनाइट के छड़, ऊन और सूती धागे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ये विद्युत के अचालक कहा जाता है। अर्धचालक, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ की चालकता से कम और कुचालक पदार्थ की चालकता से अधिक होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अतिचालक, ऐसे पदार्थ जिनसे अति निम्न ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के अर्थात बिना ऊर्जा क्षय के कारण ही बहती रहती है। ऐसे पदार्थ से धारा प्रवाह उसमें विद्युत धारा ऊर्जा होती है उस विद्युत ऊर्जा का नाश नहीं होता है।
इसके बाद आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो विद्युत मोटर है उसके कुछ उपयोगों को लिखिए। जो इलेक्ट्रिकल मोटर होता है उसका क्या क्या उपयोग होता है, उसके उपयोगों को लिखिए। तो सबसे पहले हमने बताया था कि उत्तर लिखने से पहले आपको यह लिख देना है, उत्तर लिखे कि विद्युत मोटर के कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं। अगर आप इस पॉइंट को लिख देते हैं तो इससे जो आपका आंसर है वह अट्रैक्टिव बन जाता है, और जो एग्जामिनर है वह आपके एग्जाम में 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 2 नंबर कन्फर्म है कि वह देगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि विद्युत मोटर के कुछ उपयोग निम्नलिखित है, उसके बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्या क्या उपयोग है वो लिखना है। तो जो विद्युत मोटर का उपयोग वह निम्नलिखित है। सबसे पहला तो विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों में किया जाता है, रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है, विद्युत मिश्रकों मतलब कि जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें किया जाता है, वॉशिंग मशीनों में किया जाता है, और MP3 प्लेयरों में किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं। आप अपनी एवरीडे लाइफ में अपने दैनिक जीवन काल में देखते हैं कि विद्युत मोटर का किस किस चीज़ में हम लोग उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत पंखों में इसका उपयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटरों में करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं, वॉशिंग मशीन में करते हैं, और MP3 प्लेयर में करते हैं। तो यही विद्युत मोटर के कुछ उपयोग थे, और इनके उपयोग को किस प्रकार किस में उपयोग होता है आप अच्छे से समझ गए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकत्व की असली पहचान क्या है, कि मतलब कोई पदार्थ है वह पदार्थ में चुंबकत्व है या नहीं, इसकी असली पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चुंबक में सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। आप अच्छे से जानते हैं कि चुंबक में 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अगर दोनों 2 चुंबक रहे और दोनों का नॉर्थ पोल अगर आप दोनों को एक तरफ आकर्षण करना चाहिएगा तो वह आकर्षित नहीं होगा, उन दोनों को आप चिपका नहीं सकते हैं, उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वही कहा जा रहा है कि चुंबक में सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। 2 लोहे के टुकड़े लिए जाएं, इनके एक छोर से दूसरे छोर से सटाने पर अगर प्रतिकर्षण होता है तो दोनों लोहे के जो टुकड़े में चुंबक होंगे। मतलब अगर आप 2 छोर का टुकड़ा लीजिए, लोहे का 2 छोर के टुकड़े को लीजिए और एक छोर के दूसरे छोर से सटाइए, अगर सटाने पर प्रतिकर्षण होगा मतलब एक दूसरे से दूर की ओर भागेगा, तो समझ लीजिए कि दोनों के दोनों लोहे के टुकड़े चुंबक होंगे। और अगर वे दोनों के दोनों कुछ नहीं होते, ना ही प्रतिकर्षण होते ना ही आकर्षण होते, तो वे चुंबकत्व नहीं होंगे। तो चुंबकत्व की असली पहचान यही है कि चुंबक में सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। 2 लोहे के टुकड़े लिए जाएं, इनके एक छोर से दूसरे छोर से सटाने पर अगर प्रतिकर्षण होता है तो दोनों लोहे के टुकड़े जो होंगे वे चुंबक होंगे। यही चुंबकत्व की असली पहचान है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरी होती है। इसका आंसर भले ही बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन यह बहुत ही इजी आंसर है। इसको आपको सिर्फ अच्छे से समझना है कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें निष्क्रिय गैस भरने का क्या कारण है, निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो बल्ब के अंदर सबसे पहले आपको यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में किस तार का उपयोग होता है, तो टंगस्टन का उपयोग होता है। टंगस्टन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन को 3500 डिग्री सेल्सियस पर गलाया जाता है। तो जो विद्युत बल्ब है उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरी होती है, तो विद्युत बल्ब जो होता है उसके अंदर एक टंगस्टन का तार होता है जिसको फिलामेंट कहा जाता है। फिलामेंट तार ही टंगस्टन का होता है। इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो जो कुंडली होगा वह ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज कर जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस N2 मतलब कि नाइट्रोजन या फिर AR मतलब कि आर्सेनिक आदि भरी जाती है ताकि बल्ब फ्यूज नहीं हो सके। तो विद्युत में निष्क्रिय गैस भरने का सिर्फ यही रीज़न है कि जो विद्युत बल्ब है फ्यूज ना हो। क्योंकि अगर विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस या निष्क्रिय गैस में जैसे कि N2 नाइट्रोजन और आर्सेनिक होता है, अगर ये नहीं भरे जाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा, और जब ऑक्सीजन प्रवेश होगा तो उसको कुंडली को ऑक्सीकृत कर देगा, और ऑक्सीकृत करने से उसके जो टंगस्टन का तार होगा वह जल जाएगा, और इससे क्या होगा, विद्युत फ्यूज कर जाएगा। तो आपको सिर्फ इसमें समझना यही है कि बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार होता है। इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो जो कुंडली होगी वह ऑक्सीकृत होकर बल्ब जल जाएगा और बल्ब फ्यूज कर जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर जो निष्क्रिय गैसें आदि भरी जाती है। निष्क्रिय गैस अनेक प्रकार के होते हैं, वह निष्क्रिय गैस को भर दिया जाता है ताकि जो बल्ब हो वह जल्द से जल्द फ्यूज ना हो। अगर बल्ब फूट जाता है तो आप जानते होंगे कि बल्ब के फूटने के बाद उससे जो निष्क्रिय गैस होता है वह बाहर निकल जाता है, फिर अगर आप उसको जलाइएगा तो वह नहीं जलेगा। विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु को बना होता है। तो फ्यूज से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने आपको इससे पहले करवा दिया, उससे रिलेटेड आंसर भी अगर आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में नहीं भी आएगा तो अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड भी लिख दीजिएगा, तो एग्जाम में 100% आपका अच्छा अंक मिलेगा। इसलिए आप किसी भी क्वेश्चंस को खाली नहीं छोड़िएगा, आप सभी क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा, सभी क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आंसर भी जरूर लिख दीजिएगा। वैसे तो हम आपको इतना करवाना चाह रहे हैं कि 100% मेरा चांसेस है, संभावना है कि हम आपको जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उन्हीं में से आ जाए, तो आप 100% इससे समझे ही रहेगा, तो अपने लैंग्वेज में भी कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की जो विद्युत फ्यूज है वह क्या है और यह किस मिश्र धातु का बना होता है विद्युत फ्यूज। तो विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। यह अति भारण अथवा लघु पतन मतलब कि ओवरलोडिंग अथवा शॉर्ट सर्किट के कारण उत्पन्न उच्च विद्युत धारा के बहने पर यह गल जाता है। जो विद्युत फ्यूज होता है यह गल जाता है तथा यह जो
विद्युत परिपथ होता है उसको भंग कर देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज तार जो होता है तांबे तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है। तो इसमें 2 पॉइंट पूछा गया, सबसे पहला कि विद्युत फ्यूज क्या है और यह किस मिश्र धातु का बना होता है। तो विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। यह अति भारण तथा लघु पतन के कारण उच्च विद्युत धारा के बहने पर गल जाता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज तार तांबे तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है। किस मिश्र धातु से बना होता है? तो तांबे तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है। सौर ऊर्जा की विशेषता लिखिए। ये जो सौर ऊर्जा होता है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है इसको लिखो। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि उत्तर लिखने से पहले सबसे पहले आपको यह पॉइंट लिख देना। इसमें हम टाइप करना भूल गए कि सौर ऊर्जा की विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले आपको उत्तर लिख के लिखना है सौर ऊर्जा की विशेषताएं निम्नलिखित है, उसके बाद आपको पॉइंट डाल के उसकी विशेषताओं को लिखना है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है कि जो सौर ऊर्जा होता है यह प्रदूषण मुक्त होता है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, मतलब इसको बार बार हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, इसका बार बार उत्पादन कर सकते हैं, इसको बार बार निर्माण कर सकते हैं। सौर ऊर्जा जो है वह एक प्रकार का अक्षय ऊर्जा है। पृथ्वी पर जो मानव है, पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधे सभी के सभी सौर ऊर्जा से ही जीवित है। अगर सौर ऊर्जा ना हो, सौर ऊर्जा हम लोगों को ज़्यादातर सूर्य के धूप से मिलता है, और अगर हम लोगों को सूर्य का धूप ही नहीं मिलेगा तो आप अच्छे से जानते हैं कि जीव जंतु तथा पौधे के लिए तो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसी से तो होता है, इसलिए जीवित है। सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल और सौर पैनल आदि सभी के सभी काम करते हैं। तो इसमें आपको 4-5 विशेषता को अच्छे से याद रखना कि सौर ऊर्जा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषता लिखने से पहले आपको यह लिख देना कि सौर ऊर्जा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला कि यह सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब बार बार इसका निर्माण कर सकते हैं। सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है। पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित है। सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल, सौर पैनल आदि सभी के सभी काम करते हैं। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का दैनिक कार्य में प्रमुख पारंपरिक उपयोग को बताएंगे। जो सौर ऊर्जा है, इस सौर ऊर्जा की विशेषताओं को आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया, लेकिन इसका जो हमारा दैनिक जीवन है, जो एवरीडे लाइफ है, उसमें क्या क्या इसका उपयोग होता है, उन उपयोगों के बारे में बताएं। तो सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कुकर में और सौर पैनल में किया जाता है। सौर कुकर से खाना बनाने में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। सौर पैनल की स्थापना सुदूर इलाके में भी किया जाता है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति भी की जाती है। तो जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से 2 काम लिया जाता है। सबसे पहले तो इसे सौर कुकर और सौर पैनल में लगाया जाता है। सौर कुकर से खाना बनाने में और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और जो सौर पैनल होता है इसका स्थापना सुदूर इलाके में किया जाता है और विद्युत ऊर्जा की से प्राप्ति की जाती है। तो यही था सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में पारंपरिक उपयोग। तो इस प्रकार का आपके वीडियो में 20 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अन्य किसी क्रैश कोर्स के वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पेज में जाकर किसी भी चैप्टर के किसी भी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पेज पर सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।